नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों पुरानी मान्यताओं, गहरे रहस्यों और हमारे आधुनिक विज्ञान के बीच एक कमाल का पुल बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागलोक की। हमारे प्राचीन ग्रंथों की माने तो ये एक ऐसा रहस्यमयी अंडरग्राउंड संसार है जिस पर इच्छाधारी और रूप बदलने वाले ताकतवर सर्पों का राज चलता है। अब ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा गहरा विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, क्या वाकई हमारे पैरों के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद हो सकती है जो समय, रोशनी और यहाँ तक कि जीवन मृत्यु की हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दे। ग्रंथों में तो साफ साफ बताया गया है कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, फिर भी कभी अंधेरा नहीं होता, और वहां समय का पहिया हमारे संसार से बिल्कुल अलग रफ्तार से घूमता है। सच कहूं तो ये ख्याल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम जानेंगे नागों की उत्पत्ति और उस श्राप के बारे में। फिर हम पाताल के भूगोल को समझेंगे। इसके बाद कुरु वंश और सर्पों की उस ऐतिहासिक दुश्मनी की बात होगी। फिर हम रहस्यमयी नागमणि के राज खोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा आज का आधुनिक विज्ञान इस नागलोक को किस नज़र से देखता है। चलिए, बिना देर किए अपनी इस कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, यानी नागों की उत्पत्ति और वो खौफनाक श्राप। इन रहस्यमयी सर्पों की पूरी कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा और कश्यप ऋषि के समय से। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनिता। अब इन दोनों के बीच एक दिव्य घोड़े उच्चैःश्रवा की पूंछ के रंग को लेकर एक शर्त लग गई। कद्रु को किसी भी हाल में जीतना था, तो उसने एक बड़ा छल किया। उसने अपने काले नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो दूर से काली दिखे। इस धोखे से कद्रु शर्त तो जीत गई और विनिता को दासी भी बना लिया, लेकिन इसी छल ने नागों के भविष्य पर एक ऐसा भयंकर श्राप लगा दिया जिसने आगे चलकर उन्हें राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की आग में भस्म होने का श्राप दे दिया। अब ब्रह्मांडीय स्तर पर देखा जाए तो इन नागों का महत्व बहुत गहरा है। कद्रु के इन पुत्रों में तीन सबसे प्रमुख नाम आते हैं। पहले हैं शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया बने और पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं। दूसरे हैं वासुकी, जिन्होंने भगवान शिव के गले का आभूषण बनना खुशी खुशी स्वीकार किया और समुद्र मंथन के दौरान रस्सी का काम भी किया। और तीसरे हैं तक्षक, जो नागलोक के सबसे क्रोधी राजा बने और आगे चलकर कुरु वंश के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन साबित हुए। देवताओं और इस ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़े इन किस्सों के बाद अब वक्त है अपनी नजर थोड़ी नीचे ले जाने का। आइए पाताल लोक के इस विशाल भूगोल को समझते हैं। हमारे प्राचीन पुराणों के अनुसार पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे 7 अलग अलग लोक यानी स्तर मौजूद हैं, एकदम एक के नीचे एक। इनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे गहराई में स्थित है पाताल। हर एक लोक हजारों योजन गहरा है और हर लोक में अलग अलग तरह की शक्तियों और रहस्यमयी प्राणियों का वास है। लेकिन ये जो एकदम आखिरी और सबसे गहरा स्तर है ना, पाताल, असल में यही वो जगह है जहां सर्पों का मुख्य साम्राज्य बसा हुआ है। इसी पाताल लोक की राजधानी है भोगवती। महाभारत में इस जगह का जो वर्णन किया गया है वो सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहाँ बड़े बड़े रत्नों के महल हैं, हीरे जड़े हुए खंबे हैं, पर सबसे अचरज की बात जानते हैं क्या है? वहाँ कोई सूरज या चांद नहीं है, फिर भी वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। पूरा का पूरा नगर नागों के फन पर टिकी चमत्कारी मणियों की रोशनी से 24 घंटे जगमगाता रहता है। और वहाँ किसी भी तरह का दुख, बीमारी या बुढ़ापा है ही नहीं। सब कुछ एकदम परफेक्ट और अमृत जैसा है। अब जरा इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ग्रंथों के मुताबिक पृथ्वी का एक पूरा साल, जी हां, पूरे 365 दिन नागलोक के सिर्फ एक दिन के बराबर होते हैं। मतलब वहां का टाइम हमारे यहां से बिल्कुल अलग चलता है। अब अगर आप इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़कर देखें, जो कहती है कि अलग अलग ग्रेविटी में समय की रफ्तार अलग होती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। क्या हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने समय के इस खिंचाव को डिकोड कर लिया था? ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस रहस्यमयी और खूबसूरत दुनिया के बाद चलिए कहानी की एक नई और थोड़ी डार्क कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कुरु वंश और नाग राजाओं की पीढ़ियों तक चलने वाली वो खौफनाक दुश्मनी। इस खूनी संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब अग्निदेव की भूख मिटाने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन को जलाकर राख कर दिया। दिक्कत ये थी कि इसी वन में नागराज तक्षक का परिवार रहता था।
इस घटना के बाद तक्षक ने बदला लेने की कसम खाई और कई सालों बाद अर्जुन के पोते राजा परीक्षित को डसकर मौत के घाट उतार दिया। अब जाहिर है इसका अंजाम बुरा होना था। परीक्षित के बेटे राजा जन्मेजय ने गुस्से में आकर एक विनाशकारी सर्प यज्ञ शुरू कर दिया, जिसका एक ही मकसद था, पूरी नाग प्रजाति का हमेशा के लिए खात्मा। लाखों नाग उस आग में भस्म हो गए। वो तो भला हो ऋषि आस्तिक का, जिन्होंने बीच में आकर इस भयानक जनसंहार को रोक लिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी बचाव के दिन को हम आज नागपंचमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंसान और नागों के बीच सिर्फ दुश्मनी ही थी। इस भयंकर नफरत के बीच भी कुछ बेहद शक्तिशाली और सकारात्मक संपर्क हुए। मिसाल के तौर पर नाग राजकुमारी उलूपी खुद अर्जुन को नागलोक लेकर गई थीं। और तो और जब बचपन में दुर्योधन ने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया था, तब वो नाग ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। नागलोक में वासुकी ने ही भीम को उस विष से मुक्त किया था और उन्हें वो खास अमृत पिलाया था, जिससे भीम को 10,000 हाथियों का बल मिल गया। मतलब साफ है, नागलोक से जो भी इंसान वापस लौटा वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर ही लौटा। खैर, युद्ध और दुश्मनी की इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नागों की दुनिया से जुड़ी सबसे जादुई और रहस्यमयी चीज की, यानी नागमणि के अद्भुत रहस्य। हमारी पुरानी कहानियों और ग्रंथों की माने तो जब कोई भी नाग 1000 साल से ज्यादा की उम्र पार कर लेता है तो उसके फन में एक बेहद खास मणि जन्म लेती है। इस नागमणि के बारे में कहा जाता है कि इसमें अलौकिक शक्तियां भरी होती हैं। ये एकदम घने अंधेरे में भी सूरज की तरह चमक सकती है। दुनिया के किसी भी खतरनाक जहर का असर पल भर में खत्म कर सकती है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। कुछ कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि ये आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है और इसे पहनने वाला इंसान सबके सामने गायब यानी अदृश्य भी हो सकता है। अब जाहिर है हमारा आधुनिक विज्ञान नागमणि के सीधे अस्तित्व को तो नहीं मानता, लेकिन वो कुछ ऐसे नेचुरल फैक्ट्स की तरफ इशारा जरूर करता है जो शायद इन पुरानी कहानियों का बेस बने हों, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस, जिसमें कुछ जीव अपने शरीर से खुद ब खुद रोशनी पैदा करते हैं, या फिर बेजोर स्टोन, जो कुछ जानवरों के पेट में बनने वाले छोटे पत्थर होते हैं और प्राचीन समय में लोग इन्हें जहर का सटीक इलाज मानते थे। इसके अलावा फ्लोरोसेंट मिनरल्स भी होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। बहुत मुमकिन है कि सदियों पहले लोगों ने प्रकृति के इन्हीं अजूबों को देखा हो और वहां से नागमणि की ये शानदार अवधारणा निकल कर आई हो। प्राचीन कथाओं और इन चमत्कारों से निकलकर अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा आधुनिक विज्ञान और फिजिक्स इस नागलोक को किस तरह से देखता है। आज भी अगर आप भारत में घूमें तो आपको ऐसी कई बेहद पवित्र जगह मिल जाएंगी जिन्हें लोग आज भी पूरी आस्था के साथ नागलोक का असली फिजिकल दरवाज़ा मानते हैं। जैसे वाराणसी में मौजूद असीमित गहराई वाला नागकूपम कुआं, या फिर प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का वो गहरा तल। इसके अलावा पवित्र माउंट कैलाश के आसपास की वो रहस्यमयी गुफाएं जिन्हें आज तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। स्थानीय मान्यताओं पर यकीन करें तो इन्हीं जगहों से सीधे पाताल का रास्ता खुलता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नागलोक सच में जमीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों में दबा हुआ कोई शहर है या फिर कुछ और? बस यहीं पर एंट्री होती है स्ट्रिंग थ्योरी की। आधुनिक फिजिक्स का ये सिद्धांत बताता है कि इस ब्रह्मांड में 11 अलग अलग आयाम या डायमेंशंस हो सकते हैं। हम इंसान अपनी इंद्रियों से केवल 3 स्पेस और एक टाइम डायमेंशन को ही महसूस कर पाते हैं। तो विज्ञान के नजरिए से यह पूरी तरह मुमकिन है कि नागलोक धरती के नीचे होने के बजाय एक अलग फ्रीक्वेंसी या डायमेंशन में ठीक हमारे ही समानांतर मौजूद हो, बस हम उसे देख नहीं सकते। और कमाल की बात यह है कि इस विचार को हमारे प्राचीन ग्रंथों से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। बहुत संभव है कि जब पुराणों में लोक शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो उनका मतलब नक्शे पर मौजूद किसी शहर से नहीं था, बल्कि वो चेतना और अस्तित्व की एक बिल्कुल ही अलग स्टेट यानी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस थी। शायद इसीलिए पुराने जमाने के योगी और तांत्रिक एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए अपनी चेतना को शरीर से अलग करके इन लोकों की यात्रा किया करते थे। वो शरीर के साथ नहीं बल्कि एक अलग ही आयाम में सफर कर रहे होते थे। अगर हम खुद विज्ञान की भी बात करें तो विज्ञान भी ये खुले तौर पर मानता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हम इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ही देख या समझ पाते हैं। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जो हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और दूर अंतरिक्ष की बात तो छोड़िए, हमारी अपनी पृथ्वी के महासागरों का 80% से ज्यादा हिस्सा आज भी अनसुलझा है।
तो मैथमेटिकल और साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो इन अनजाने हिस्सों में ऐसे रहस्यमयी लोकों और डायमेंशंस के मौजूद होने की पूरी गुंजाइश है। तो इन तमाम प्राचीन ग्रंथों और विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों के सफर के बाद हम एक बेहद ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारे पूर्वज महज एक काल्पनिक दुनिया की रोमांचक कहानियां लिख रहे थे, या फिर वो एक ऐसी वैज्ञानिक वास्तविकता और अलग आयाम को दर्ज कर रहे थे जिसे खोजने की तकनीक शायद हमारे पास आज मौजूद ही नहीं है? नागलोक मानव मन की एक अद्भुत कल्पना हो सकती है, लेकिन ये हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करती है जो आज भी हमारी नजरों से कहीं छिपे हुए हैं। सच में ये विचार ही अपने आप में एक अलग दुनिया के दरवाजे खोल देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।